नमस्कार। तो एक बार फिर से एक ऐसा वायरस खबरों में है जो बार बार लौट कर आता है, निपा। पश्चिम बंगाल में इसके नए मामले सामने आने के बाद से ही चिंता काफी बढ़ गई है। आज हम इसी प्रकोप की तह तक जाएंगे कि आखिर ये वायरस क्या है, ये हमारे बीच फैलता कैसे है और सबसे जरूरी बात, इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। निपा की वापसी के साथ ही 100 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा है। अब ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है और अधिकारियों को बहुत तेजी से एक्शन लेना पड़ रहा है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस मामले को। ये सिर्फ एक अलर्ट नहीं है, ये एक एक्टिव हेल्थ इमरजेंसी है जो इस वक्त बंगाल में चल रही है। अब जमीन पर जो हो रहा है वो वाकई चिंता की बात है। अभी तक 5 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं और पता है, इनमें एक डॉक्टर और कई नर्सें भी शामिल हैं। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि वायरस अब अस्पतालों के अंदर फैल रहा है, जिसे नोसोकोमियल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। और यही वजह है कि उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में निगरानी एकदम सख्त कर दी गई है और सारे संदिग्ध सैंपल जांच के लिए फौरन एम्स कल्याणी भेजे जा रहे हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत इस खतरे का सामना कर रहा है। पश्चिम बंगाल ने 2001 और 2007 में भी इसका प्रकोप झेला है। और अगर हाल के सालों की बात करें तो केरल 2018 और 2021 में कई बार इसका सेंटर बन चुका है। तो ये जो पैटर्न है, ये साफ साफ बताता है कि यह एक ऐसा खतरा है जो बार बार लौट कर आता है और हमें इससे निपटना सीखना ही हो। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति की बात। अब जरा साइंस की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या और ये इतना खतरनाक है क्यों। निपाह असल में एक ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। और इस मामले में जो मुख्य सोर्स हैं वो हैं फल चमगादड़ यानी फ्रूट बैट्स। कमाल की बात ये है कि वे इस वायरस को अपने अंदर लेके घूमते हैं पर खुद बीमार नहीं पड़ते। इसी वजह से वो इसके नेचुरल रिजर्वायर यानी प्राकृतिक भंडार बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये वायरस कितना घातक है। तो आंकड़े सुनिए, इसकी डेथ रेट 40 से 75% के बीच है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन होने पर लगभग आधे या उससे भी ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा रहता है, जो इसे दुनिया के सबसे जानलेवा वायरसों में से एक बनाता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद शरीर में होता क्या है? देखिए, वायरस के संपर्क में आने के बाद 4 से 18 दिनों तक तो कोई लक्षण नहीं दिखते। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर आता है पहला फेज, जो एक आम फ्लू जैसा लगता है, बुखार, सिर दर्द, उल्टी। लेकिन असली खतरा तो दूसरे फेज में शुरू होता है, जब वायरस सीधे दिमाग पर हमला करता है। इससे चक्कर आना और एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग में सूजन जैसे गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं, जो अक्सर जानलेवा साबित होते हैं। ठीक है, तो वायरस शरीर के अंदर क्या करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये चमगादड़ से हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है? आइए इस पूरी इन्फेक्शन चेन को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक संक्रमित चमगादड़ से। वो किसी फल या ताज़े खजूर के रस को अपनी लार या मल मूत्र से दूषित कर देते हैं। जब कोई इंसान इन दूषित चीज़ों को खा लेता है तो वायरस उसके शरीर में पहुंच जाता है और यहीं से मामला और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब एक संक्रमित इंसान क्लोज कॉन्टैक्ट के जरिए इसे दूसरों में फैला सकता है, खासतौर पर अस्पतालों में, जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। हाँ, ये तस्वीर थोड़ी डरावनी जरूर है, पर अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए तेजी से एक्शन लिए जा रहे हैं। तो जमीन पर अधिकारी इस आउटब्रेक को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो एक्शन कई लेवल पर हो रहे हैं। सबसे पहले मरीजों को कलकत्ता के बेलियाघाटा आईडी हॉस्पिटल जैसे स्पेशल वार्ड्स में आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही हेल्थ ऑफिशियल्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, यानी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हर एक इंसान का पता लगा रहे हैं। जिन जिलों में ज्यादा खतरा है वहां एक्टिव सर्विलांस चल रहा है ताकि कोई भी नया केस मिस ना हो। और सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध मामला दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें। अब इलाज की बात करें तो यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। फिलहाल निपाह की कोई पक्की दवा या वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो सिर्फ सपोर्टिव केयर है, मतलब मरीज के लक्षणों को काबू में रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है।
M102.4 नाम की एक एक्सपेरिमेंटल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने अपना फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है, जो भविष्य में एक कारगर इलाज का रास्ता खोल सकता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। यह सिर्फ एक लोकल आउटब्रेक नहीं है, ये एक ग्लोबल चिंता का विषय है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जानलेवा वायरस का इलाज खोजने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? आप इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि CEPI जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल संस्थाएं निपाह रिसर्च में बहुत भारी पैसा लगा रही हैं। उन्होंने वैक्सीन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए $100 मिलियन से ज्यादा देने का वादा किया है। तो ये एक ग्लोबल लड़ाई है जो सब मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये जो रणनीति है, ये सिर्फ एक वैक्सीन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करने की है। वैज्ञानिक ऐसी प्रोटोटाइप वैक्सीन बना रहे हैं जिन्हें किसी भी नए आउटब्रेक के हिसाब से तेजी से बदला जा सके। वो मजबूत क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क बना रहे हैं और हाई रिस्क वाले इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। ये सब ग्लोबल कोशिशें तो बहुत ज़रूरी हैं, पर इनमें वक्त लगेगा। तो सवाल ये है कि अभी इसी वक्त खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कहते हैं ना, रोकथाम इलाज से बेहतर है, और निपाह के मामले में तो ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। देखिए, कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। अगर ताज़े खजूर का रस पी रहे हैं तो उसे हमेशा उबाल लें। कोई भी फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोएं और छीलें। चमगादड़ों या बीमार सूअरों के सीधे संपर्क में आने से बचें। और सबसे ज़रूरी, अस्पतालों में इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सख्त से सख्त नियमों का पालन होना चाहिए, ताकि हमारे हेल्थ वर्कर्स सुरक्षित रहें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि निपाह वायरस एक बहुत सीरियस थ्रेट है, पर जानकारी और सावधानी से हम इससे बच सकते हैं। बीमारी का जल्दी पता लगना, सरकार का तेजी से एक्शन लेना और हमारी अपनी तरफ से रोकथाम के उपाय, यही वो चाबियां हैं जो जिंदगियां बचा सकती हैं। लेकिन सवाल वही है, इन बार बार लौटे प्रकोप से हम असल में सीखते क्या हैं और अगली बार के लिए कितने तैयार होते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।